आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। ये अक्सर पूछा जाता है, बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट को छोड़ दिया। चाइना से पहले ये सीट भारत को ऑफर हुई थी। क्या ऑफर हुई थी? क्यों जवाहरलाल नेहरू ने इसको छोड़ा? क्यों इनको नहीं छोड़ना चाहिए था? इन्होंने छोड़ के अच्छा किया या गलत किया? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। आप इसको आंसर राइटिंग में, कोर्ट, इंटरव्यूज में, हर जगह ये बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बड़ा मिसकंसेप्शन, एक तो नेहरू जी को विलन के रूप में दिखाया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, हमको अपने लीडर्स के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। जो जवाहरलाल नेहरू ने किया है, वो एक ऐसे नेता थे कि 15 साल तक उनको कोई हिला भी नहीं पाया था। ठीक है? क्योंकि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बड़े बड़े नेता हमको छोड़ के चले गए थे, बी आर अम्बेडकर, तब नेहरू जी जो थे वो फिर उसके बाद उसको आगे ले गए। और आज उनको ऐसा विलन की तरफ, मेरे ख्याल में इतिहास को अच्छे से पढ़ना चाहिए। भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सब ने इस देश को बनाया है। तो इनके काम को इतनी जल्दी ना करना, मेरे ख्याल में थोड़ा पढ़िए, रिसर्च करिए। फिलहाल आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस, ये जो परमानेंट सीट है जो जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ी है, क्या वो सही फैसला था, गलत फैसला था? हम दोनों ही पक्षों की बात करेंगे। बहुत ही इंसाइटफुल लेक्चर होगा। आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये और ग्रो करें, क्योंकि आप सब हमारे परिवार का ही हिस्सा हो। ठीक है? 1 सेकंड लगेगा, इतना तो आप कर ही सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अभी 6,500 के करीब सब्सक्राइबर है। और इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, आप मुझे यहाँ पे बिल्कुल फॉलो करें, क्योंकि मैं पहली बात तो यहाँ पे सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ, प्लस मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। तो अगर आप मुझसे 1 to 1 मिलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुझसे मिल सकते हैं, ट्विटर पे भी। दोनों ही के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए हैं। ये देख लीजिए आप, यूनाइटेड नेशंस आपको पता ही है। देखिए, हम यूनाइटेड नेशंस की इतनी बात नहीं करेंगे, हम अपने मेन मुद्दे की बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस पहले लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। अब लीग ऑफ नेशंस के पे मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया, वर्ल्ड वॉर 1 उसके बाद क्या हुआ वो सब मैंने कवर किया है। लीग ऑफ नेशन एक फेलियर था, क्योंकि उसमें एक तो अमेरिका नहीं था, फिर सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे, इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। लेकिन यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड वॉर 2 इतना खतरनाक था कि उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना दिया गया। अब यूनाइटेड नेशंस के पास काफी ज्यादा ताकत है। ठीक है ना? यूनाइटेड नेशंस की जो सबसे बड़ी विंग है वो है जनरल असेंबली। नाम से ही ना, जनरल असेंबली। दुनिया भर, पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है। और हर नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मंच है जहां पे सारे लोग बैठते हैं और आपकी बातें सुनी जाती है। पूरी दुनिया आपकी बात जो है ना वो सुनती है। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस के ज्यादातर प्रोग्राम फेल्ड हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। यूनाइटेड नेशन से कहना गलत नहीं होगा, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। नेशंस जो है वो यूनाइटेड है, एक परिवार की तरह। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया की। और यहां पे इस परमानेंट मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर भी बनना बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं ना सेंटर में, ये है परमानेंट मेंबर्स की सीट, और ये है नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट यूनाइटेड नेशंस की। आपको पता ही है कि अगर हम बात करते हैं परमानेंट मेंबर्स, यूनाइटेड नेशंस का एक सेक्रेटरी जनरल होता है। यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनको 10, मतलब वो 10 होते हैं, और 2 टर्म्स के लिए 2 साल का उनका टर्म होता है। परमानेंट मेंबर्स ये जब तक यूनाइटेड नेशंस है तब तक रहेंगे। अब ये परमानेंट मेंबर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आप देख रहे हैं 5 हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे बड़ा, भारत ने वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा मदद की। वर्ल्ड वॉर 2 में भारत जो है, भारत की सेना ही तो ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटेन की कौन सी सेना थी? भारत के सैनिकों ने जापान को रोकने के लिए और ब्रिटेन की तरफ से बहुत जबरदस्त काम किया। वर्ल्ड वॉर 2 में जब ये एलाइड फोर्सेस हैं, तो एलाइड फोर्सेस जीत गए। अब जब एलाइड फोर्सेस जीते तो इन्हीं को ही परमानेंट मेंबरशिप दी गई। हालांकि ये P5+1 है, जर्मनी भी एक तरीके से परमानेंट मेंबर नहीं, लेकिन उसको भी उतना ही वेटेज दिया जाता है। तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, और यही 5 जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स जो हैं,
ये 5 न्यूक्लियर पावर्स भी है। पहले यूएसए ने किया न्यूक्लियर टेस्ट, रशिया ने किया, फिर चाइना, यूके, फ्रांस। तो ये टेस्ट जो है वो लगातार न्यूक्लियर टेस्ट जो है इन 5 देशों ने किया, और ये न्यूक्लियर नेशंस हैं। अमेरिका का दबदबा चलता है यहाँ पे, परमानेंट मेंबर्स हैं, मतलब एक तरीके से 5 लीडर्स हैं। बाकी आप देख सकते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स का क्राइटेरिया क्या है। अफ्रीका से 3 मेंबर्स होंगे, एशिया के 2 मेंबर्स होंगे, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के 2 मेंबर्स होंगे, वेस्टर्न यूरोप के 2 मेंबर्स और ईस्टर्न यूरोप के 1 मेंबर्स। तो ये पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन, एक तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में होता है। अब सिक्योरिटी काउंसिल देखिए, पहले हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में, उनके विंग्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा आता है यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल। और यही सिक्योरिटी काउंसिल बड़ी ताकतवर है, क्योंकि यहां पे जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए जनरल असेंबली में तो कोई परमानेंट, सब एक समान है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बेसिकली पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का जिसने जिम्मा लिया है, कहीं पे भी अनस्टेबिलिटी होती है तो इनकी सिक्योरिटी काउंसिल ही सबसे पहले डिसीजन लेती है। उसके 5 मेंबर्स हैं। फिर आते हैं आपके इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, फिर आपका यूएन सेक्रेटेरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। ये सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का वो ऑर्गन है, यहां पे जो परमानेंट मेंबर्स डिसाइड करेंगे, जो मेंबर्स ने डिसीजन ले लिया उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि डिसीजंस सिक्योरिटी काउंसिल के ही थ्रू, बोलते हैं ना कि कश्मीर का मुद्दा सिक्योरिटी काउंसिल में उठाओ, और भारत बोलता है कि बिल्कुल नहीं उठाने देंगे, कश्मीर हमारा है तो काय का मुद्दा। जवाहरलाल नेहरू ने यह तो गलती की थी कि यूनाइटेड नेशन चले गए थे। तो अब जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, और अब हम बात करते हैं कि क्या यूनाइटेड नेशंस की सीट भारत को ऑफर की गई थी। अगर की गई थी तो क्या यह डिसीजन सही था कि नहीं, सीट को रिजेक्ट करना। 2 पार्ट में हम इसको देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये खराब डिसीजन क्यों था। पहली बात तो, क्या ऐसा ऑफर आया था। देखिए नेहरू जी ने एक बार लोकसभा में बोला था कि इस तरीके का ऑफर, मतलब कोई प्रॉपर ऑफर नहीं दिया गया था, एक वेग ऑफर था, ये एक इनफॉर्मल ऑफर था। ठीक है, मतलब कुछ पक्का नहीं था कि वाकई में हमको सिक्योरिटी में सीट मिलती कि नहीं मिलती। पहली तो आप ये बात जान लीजिए। लेकिन यस, भारत को ये 2 बार ऑफर मिला है, एक बार अमेरिका से 1950 में और एक बार सोवियत से 1955 में। दोनों ही, बताइए, दोनों सुपर पावर्स है। अब मैं आपको तथ्य बताऊंगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले बैड डिसीजन क्यों है, देखिए अगर हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस इस समय दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सबसे बड़ा है, और सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट पाना ये और ज्यादा बड़ा है, आपको ज्यादा अथॉरिटी मिलेगी। डेफिनेटली आपकी पूरी दुनिया बात सुनेगा, पूरी दुनिया जो आप बोलेगा परमानेंट मेंबर हो। देखिए यहां पे एक वीटो पावर होती है। परमानेंट मेंबर मतलब यही है कि आपको खाली एक एडिशनल पावर दी जाएगी, और सबसे पावरफुल वीटो, मतलब आप जैसे मान लीजिए कि 5 मेंबर्स हैं, यहां पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अब होता क्या है कि अगर कोई आतंकी संगठन है, भारत के लिए बड़ा खतरा है, तो अब 4 ग्रुप जो हैं, मतलब 4 देश जो हैं, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके, बोल रहे हैं कि हाँ ये बड़ा खतरनाक है और इसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन अगर चाइना ने उसको वीटो कर दिया, ठीक है, अपनी उस पावर का यूज कर लिया, वीटो मतलब पलट देना, डिसीजन ही पलट देना, तो उसको बैन, उस पे बैन नहीं लगेगा। कहने का मतलब यह है कि वीटो पावर से आपके पास ये ताकत है कि आप अपनी बात रख सकते हो और आपकी बात मानी जाएगी। कोई भी डिसीजन हो, अगर आपने उसको वीटो कर दिया तो उस बात को आगे बढ़ाए नहीं, वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने आतंकी संगठन की बात की, ऐसा कई बार हुआ है, कई बार चारों देश सहमत है कि हां ये आतंकवादी खतरनाक है, पाकिस्तान पे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन चाइना ने एंड वक्त पे वीटो कर दिया है, जिसकी वजह से वो रेजोल्यूशन पास हो ही नहीं पाता। तो ये बड़ी, फिर उसके बाद दुनिया भर में आपकी इमेज बनती। अगर आप यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर होते तो आप एक, मतलब सुपर पावर के ग्रुप में आ जाते ना, ठीक है, एक सुपर पावर का ग्रुप होता। उसके बाद आप चाइना को काउंटर कर सकते थे यार। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्या आपको पता है कि भारत ने अपनी सीट चाइना के लिए छोड़ी है। विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू, हमको देखिए सोर्सेस कहां से मिलते हैं। एजे नूरानी ने लिखा है, शशि थरूर ने लिखा है, और एक पेपर था मैं पढ़ रहा था, मैं उसका नाम भूल गया, उसमें काफी रेफरेंसेस, काफी अच्छे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। उसके बाद हिंदू का आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें भी रेफरेंसेस, हालांकि जो मेन रेफरेंस है वो जो लेटर्स 1940s और 50s में, क्योंकि आपको पता ही कि विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो अमेरिका की, मतलब यूनाइटेड नेशंस में भारत की तरफ से एम्बेसडर थी, तो वहां पे लेटर्स भेजती थी वो। मतलब पहले बात फोन हो तो होता नहीं, तो चिट्ठियों में बात होती थी।
तो जवाहरलाल नेहरू को पता चलता था कि अच्छा ये ऑफर भी आया है। मतलब जो संवाद होता था विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू में, विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, आपको पता ही है, तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो यहां पे हम चाइना को काउंटर अच्छे से बिल्कुल कर सकते थे, और चाइना के लिए ही भारत ने सीट छोड़ दी यूनाइटेड नेशंस की। उसके बाद दोस्तों जो पीस इनिशिएटिव्स हैं उसमें भी हम आगे बढ़ सकते थे। भारत का हमेशा से ये मानना है कि यूनाइटेड नेशंस में जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है, वैसे तो ज्यादातर इनिशिएटिव्स उनके वो कोई खास नहीं, लेकिन हम एक रेजोल्यूशन बना के पेश कर सकते थे, और फिर पाकिस्तान को भी शांत रखने में हमारी ज्यादा अथॉरिटी होती ना। तो यूनाइटेड नेशंस का अगर हम ऑन द होल बात करें, मतलब बैड डिसीजन क्यों था ये, तो ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास वीटो पावर अभी यूनाइटेड नेशंस में नहीं है। नॉन परमानेंट मेंबर हम रह चुके हैं, लेकिन परमानेंट मेंबर हम अभी तक नहीं हुए हैं, तो वीटो पावर है नहीं हमारे पास। हम ज्यादा ताकतवर होते, हम उस ग्रुप में शामिल होते जो इस समय लीडर्स हैं। अब आते हैं कि ये अच्छा डिसीजन क्यों था। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दिमाग खोल के। मेरे हिसाब से अगर मैं इसको तौलूं तो ये एक अच्छा डिसीजन था। कैसे अच्छा डिसीजन था मैं आपको बताता हूं। पहली बात, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी यूनाइटेड नेशन में सीट पक्की हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है, अमेरिका ने ऑफर दिया था, सिर्फ ऑफर, इनफॉर्मल ऑफर था। देखिए नेहरू जी ने 1955 मतलब 1950s में बोला था लोकसभा में कि इस तरीके का कोई फॉर्मल ऑफर नहीं आया है। भाई देखो, यूनाइटेड नेशन जब बना तो उसका एक चार्टर तैयार होता है, ठीक है, चार्टर तैयार होगा, उसमें 5 देश है। 5 देश वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई की। तो अगर आपको प्रवेश लेना है तो बेटा उस पूरे चार्टर को ही बदलना पड़ेगा, मतलब उसको बदलना, अमेंड करना पड़ेगा। इट वॉज सिंपली नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस समय यूनाइटेड नेशन जस्ट बना था और चार्टर तैयार हो चुका था। पहली बात, ये कोई फॉर्मल ऑफर नहीं था, ये इनफॉर्मल ऑफर था। ऐसे नहीं बातचीत करते हैं, अरे यार आओ यार तुम हमारे साथ बिजनेस करो, फिर अगले दिन भूल गए। अगर मान लीजिए, दूसरी चीज, मान लीजिए पहले अमेरिका ने ऑफर दिया था 1950 में, सोर्सेज मैं आपको बता चुका हूं। 1950 में अमेरिका ने ऑफर दिया। अब अमेरिका क्या चाह रहा था उस समय? देखिए अमेरिका एक भारत को ललचा रहा था एक तरीके से। आप थोड़ी सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उस समय समझिए, तब आप बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। उस समय चाइना जो था, देखिए पूरी दुनिया में किसी को यकीन ही नहीं था कि चाइना में कम्युनिस्ट जीत जाएंगे। नेहरू जो बात करते थे चाइना को परमानेंट सीट पे लेके आओ, वो देखिए नेहरू जी का एक था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सही रहे जिससे हमको फायदा हो। चाणक्य ने बोला है कि बेटा आप दुनिया भर से रिलेशन खराब कर लो, लेकिन अपने पड़ोसी से कभी रिलेशन खराब मत करो। चाइना था हमारा पड़ोसी, और चाइना से हमारे रिलेशन आज से नहीं बहुत सालों से कल्चरल रिलेशंस रहे हैं चाइना से। किसी भी हाल में हम चाइना से रिलेशन खराब नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा बैकफायर करता। अमेरिका क्या चाह रहा था? अमेरिका ने उस समय कोरियन वॉर चल रहा था। कोरियन वॉर में आपको पता ही है, देखिए कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। कोल्ड वॉर में एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत। भारत को पता था कि अभी हम आजाद हुए, हमको अमेरिका की भी जरूरत है, सोवियत की भी जरूरत है, और चाइना की और ज्यादा जरूरत है। शुरुआत में चाइना और भारत बहुत अच्छे दोस्त थे, तो ना हम अमेरिका के खिलाफ जाएंगे, ना हम सोवियत के खिलाफ जाएंगे, ना उनके साथ रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। अगर अमेरिका की यह बात मान ली होती, ठीक है, पहली बात तो यह कोई पक्का नहीं था कि आपको यूनाइटेड नेशंस में सीट मिल ही जाती। लेकिन अगर हमने पहला रेजोल्यूशन, आपको बता दूं कि कोरियन वॉर जब चल रहा था, आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे, कोरियन वॉर चल रहा था। देखिए दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत। दूसरा कोरियन वॉर, कोरियन पेनिनसुला में चाइना ने कोरिया की हेल्प की, और चाइना जो है कोरिया की हेल्प की, और नॉर्थ कोरिया बिल्कुल आगे बढ़ता चला गया, कम्युनिस्ट आगे बढ़ते चले गए। अमेरिका ने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाया, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी चाहता था, कैपिटलिज्म चाहता था, और इधर चाइना कम्युनिज्म चाहता था। तो अमेरिका रेजोल्यूशन लाया। 1950 से 1953 तक कोरियन वॉर चला है, उस पर मेरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। तो अमेरिका ये चाहता था कि भाई इस वॉर को किसी तरीके से रोके और हमारा दबदबा कायम हो। एक तरीके से अमेरिका पूरे यूनाइटेड नेशंस को कंट्रोल करना चाहता था, सोवियत भी कंट्रोल करना चाहता था। सोवियत चाइना को बहुत सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि भाई कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भाई भाई, सिंपल सी बात है। अमेरिका इन दोनों को काउंटर कर रहा था। सोवियत चाह रहा था कि यूनाइटेड नेशंस में उनका दबदबा हो, और अमेरिका चाह रहा था यूनाइटेड नेशंस में उनका दबदबा हो। किसी भी हाल में अमेरिका चाइना को एंट्री नहीं देना चाहता था परमानेंट सीट में, शुरू से ही वो अपोज कर रहा था। दो कम्युनिस्ट नेशन नहीं हो सकते, ठीक है, ये अमेरिका का मानना था। अब हुआ क्या कि अमेरिका ने जब पहला रेजोल्यूशन पारित किया तो भारत ने सपोर्ट किया कि हां बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो एट्रोसिटीज चाइना कर रहा है वो सही नहीं है कोरिया के ऊपर।
दूसरे और तीसरे रेजोल्यूशन आते आते, क्योंकि देखिए पहले रेजोल्यूशन में हमने सपोर्ट किया तो इसका मतलब हम अमेरिका की तरफ चले गए। अब अगर आप अमेरिका की तरफ जाओगे तो आप ये समझिए इधर सोवियत बैठा है और इधर चाइना बैठा है, ठीक है। यही अमेरिका जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, इसी ने हमको नाको चने चबवा दिए थे जब 1965 की क्राइसिस हुई थी, और 1971 में किस तरीके से भारत का इसने साथ छोड़ दिया था वो सबको पता है। उस समय सोवियत ने ही मदद की थी। तो अगर हम सोवियत से बैर ले लेते और अमेरिका की तरफ चले जाते तो हमारे लिए खतरनाक हो जाता। अमेरिका जिस भी देश की मदद करता है उस देश को वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। मतलब अमेरिका अगर मान लीजिए भारत की मदद करता तो यकीन मान के चलिए आज अफगानिस्तान वॉर में ना हम अमेरिका की तरफ से लड़ रहे होते। अफगान जो सोवियत अफगान वॉर, ईरान में भारतीय सेना, भारत का पैसा, भारत की सेना वहां पे जाके लड़ रही होती। तो इसीलिए नेहरू की जो दिमाग था वो बहुत जबरदस्त चला और उन्होंने न्यूट्रल रहे, वो ना अमेरिका की तरफ गए ना सोवियत की तरफ गए। दूसरी चीज ये था कि हम चाइना से बैर नहीं ले सकते, और चियांग काइशक वाले चाइना को, यहां पे नेहरू का बोलना था कि चियांग काइशक वाले चाइना को हम यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट देंगे। यानी कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो कम्युनिस्ट है, वो तो जो आज मेनलैंड है, लेकिन जो ताइवान में है आप उनको परमानेंट सीट दो, ना कि पीआरसी को। क्योंकि भाई चियांग काइशक, जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे, और चियांग काइशक अगर आज लीडर होते तो शायद चाइना एक डेमोक्रेसी होता, इतनी ज्यादा दिक्कतें होती ही नहीं। तो दूसरा पॉइंट में आप क्या समझे, अगर हमने अमेरिका की बात मानी होती उस समय, पहली बात तो इनफॉर्मल ऑफर था, पता भी नहीं कि यूनाइटेड नेशन की सीट मिलती कि नहीं मिलती, और अगर हमने बात मान ली होती तो मे बी अमेरिका के बेसेस आर्मी बेसेस होते और हमको सारी बातें अमेरिका की माननी होती। ये बड़ी दिक्कत है, ठीक है। 1955 में दोस्तों सोवियत ने भी ऑफर किया था, आपको बता दूं, सोवियत यूनियन ने भी भारत को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट ऑफर की थी, लेकिन ये भी इनफॉर्मल थी। और इस समय अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से, और इस समय अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से चाइना को आने ना दिया जाए अंदर। चाइना अगर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सोवियत तो वॉकआउट कर गया था, दो कम्युनिस्ट नेशन, तब यहां पे सोवियत ने भारत को ऑफर दिया था, लेकिन भारत न्यूट्रल रहना चाहता था, बिल्कुल वो अमेरिका से बैर नहीं लेना चाहता था। अमेरिका या सोवियत की बात मानने का नतीजा यही होता कि या तो हम अमेरिका के साथ जाते या फिर हम सोवियत के साथ जाते, हम दोनों के साथ चले जाते। मतलब अगर एक के दोनों के साथ नहीं जाते, और एक के साथ जाने का मतलब यह था कि अमेरिका उस समय भारत की काफी हेल्प कर रहा था, अमेरिका हेल्प करना बंद कर देता, सोवियत भी भारत की हेल्प कर रहा था, सोवियत हेल्प करना बंद कर देता। इसीलिए हमने नॉन अलाइन मूवमेंट चुना। हमने बोला कि भैया ये सीट चाइना को दे दो, चाइना इसका ज्यादा हकदार है, हम चाइना से पहले, क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट था, ठीक है, कि चाइना को दे दो। हाँ ये देखिए इसमें विवाद हो सकता है, अगर भारत को फॉर्मल ऑफर दिया होता, अगर वाकई में भारत को एकदम सीरियस चार्टर बदल, तब मेरे ख्याल में बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, तब तो कोई राय नहीं, और अगर तब वो रिजेक्ट कर देते मेरे ख्याल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन वो कह रहे ना कि वो क्लियर ही नहीं था, वो तो बस ऐसे बोल दिया कि आप आना चाहेंगे नहीं आना चाहेंगे, तो भाई यूनाइटेड नेशंस तो ऐसे चलता नहीं है। तो इसीलिए यहां पे ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया गया, आप समझ रहे हैं। तो ये बेट थी, ये सब चाले थी, और कैटेगोरिकली डिनाई भी किया था, लोकसभा में बोला था यहां पे नेहरू ने कि फॉर्मली इनफॉर्मली ऐसा कोई भी ऑफर हमको आया ही नहीं है। तो इसीलिए हमको यूनाइटेड नेशन की सीट मिलती नहीं मिलती, इस पे भी बहुत बड़ा डाउट है। फिर दोस्तों एक दो पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि हमको देशों की जरूरत थी, लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी देखें ना, तो यूनाइटेड नेशन के ज्यादातर रेजोल्यूशन फेल हो गए हैं, कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं करते हैं। एक्चुअली में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, आज दोस्तों हमारी फॉरेन पॉलिसी की बदौलत चाइना बिल्कुल कॉर्नर पे है, और हमारे साथ सारे देश खड़े हुए हैं, ठीक है। अमेरिका भी हमारे साथ है, रशिया भी हमारे साथ है, हर कोई हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि हम हमेशा न्यूट्रल रहे हैं, हम दूसरों से काम निकलवाना अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये, और अगर मान लीजिए कि अमेरिका की बात चली, एक समय पे मान भी ली होती कि हम यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हैं, तो फिर सोवियत 1971 में कभी हमारी मदद नहीं करता, किस तरीके से अमेरिका ने भारत का साथ छोड़ दिया था 1960s आते आते। इंडिया यूएस रिलेशन देखिएगा, मैंने इस पर लेक्चर लिया है, वो भी आपको पता है। तो इसीलिए थोड़ी समझदारी की जरूरत थी। मे भी ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता, अगर प्रॉपर ऑफर, लिखित ऑफर दिया होता तब अलग बात थी, लेकिन सिर्फ ये हवा हवाई बातें हैं, ठीक है। हवा हवाई कहने का मतलब ये है कि कोई प्रॉपर ऑफर नहीं दिया था कि हां हम तुमको गारंटी देते हैं कि तुम यूनाइटेड नेशंस में आ जाओगे। तो इतनी छोटी सी बात पे हमको जाना नहीं। नेहरू जी ने यह बिल्कुल बोला था कि यस भारत को परमानेंट मेंबर होना चाहिए, हम डिजर्व करते हैं परमानेंट मेंबर, लेकिन पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये जो पीस रिलेशन, क्योंकि दोस्तों
अगर चाइना में कोई भी दिक्कत होती ना तो चाइना भारत को दिक्कत करता। उस समय हमारी मिलिट्री स्ट्रांग इतनी नहीं थी। आज तो हम पूरी दुनिया से निपट लें, इसी की तैसी कर दें। लेकिन उस समय सिचुएशन के हिसाब से हमको चलना चाहिए ना। अगर आप वहां पे 1950s में जाके देखें तो इतनी अच्छी सिचुएशन हमारी नहीं थी कि हम परमानेंट सीट ले सकते। ठीक है, तो ये था दोस्तों, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, क्यों ये खराब डिसीजन था और क्यों ये अच्छा डिसीजन था। अब ये आपके ऊपर डिसाइड करना है। मैं अगर अपनी पर्सनली मानूं तो मुझे थोड़ा सा ये अच्छा डिसीजन लगता है। अब उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि कहते ना कि प्रॉपर ऑफर नहीं था। ठीक है, प्रॉपर ऑफर होता तो शायद मैं बोलता कि हाँ फिर तो गलत डिसीजन था, और ये शायद नेहरू जी को भी पता होगा। बट एनीवे दोस्तों, जो है सो है। अभी भी हम एक सुपर पावर तो है ही है, सुपर पावर नहीं लेकिन बहुत बड़ी पावर है। और भारत बहुत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सारे जितने भी देश हमारे दोस्त हैं, और हम न्यूक्लियर पावर भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, न्यूक्लियर पावर भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यूनाइटेड नेशंस का मेंबर आप बन जाओगे, हाँ वीटो पावर आपको जरूर मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसे भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब आप समझ गए होंगे, पॉइंट्स बता सकेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने व्यूज भी दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, आपका क्या मानना है। थैंक यू सो मच।